नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। वीडियो बनाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के सामने की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि हम रोज जो वीडियो बनाते हैं वह सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी के राज में ओबीसी के साथ जो हकमारी हो रही है उसे परत दर परत खोलने का काम करेंगे और आपको बताएंगे कि संविधान के मुताबिक, मंडल आयोग के मुताबिक ओबीसी को उनका हक, अधिकार और आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और यह एक बहुत बड़ी हकमारी है जिससे कि ओबीसी को कितना नुकसान हो रहा है शायद उन्हें पता नहीं है। 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो 2014 से और 2024 तक अगर लोक सेवा आयोग, हम संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग में हुई भर्तियों को सामने रखा जाए, उनकी जांच पड़ताल की जाए तो आपको मिलेगा कि 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। शेड्यूल कास्ट को 21-22% आरक्षण नहीं दिया गया है। आदिवासी जनजातियों को 7-8% आरक्षण नहीं दिया गया है और कमोबेश संघ लोक सेवा आयोग की तरह जो हर राज्यों में लोक सेवा आयोग हैं जो अधिकारियों की बहाली करते हैं, क्लर्कों की भी बहाली करने के लिए एसएससी होता है। एसएससी और लोक सेवा आयोग में कहीं भी आपको 27%, 21% और 8% आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी का नहीं मिलेगा। लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईबीएस के लिए जो 10% आरक्षण की घोषणा किया था उसके तहत 10% ही नहीं बल्कि 15%, 20% से अधिक उन्हें आरक्षण दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले साल 514 ओबीसी को आरक्षण दे करके नौकरियां दी गई और 27% उनके लिए निर्धारित है मंडल आयोग के तहत कि ओबीसी को 27% देना है। तो 27% के लिए 514 रिक्त पद अलॉट किए गए और ईबीएस कोटे के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण है और उन्हें 529 सीटें दी जाती हैं। अब देखिए, 27% के लिए 514 और 10% के लिए 529 सीटें। ये कहाँ का न्याय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में 27% जिसका है उसे कम दिया जा रहा है और जिसका 10% है उसे ज़्यादा दिया जा रहा है आरक्षण। सिर्फ एसएससी में ही नहीं, यह तो 1 साल का काला चिट्ठा है। बाकी तमाम वैकेंसियां हर साल आती रहती हैं। अगर सबकी जांच पड़ताल की जाए तो हमें लगता है कि ओबीसी के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की हुई है। न सिर्फ ओबीसी बल्कि एससी और एसटी के साथ भी नाइंसाफ़ी, हकमारी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं। अमित शाह भी नरेंद्र मोदी को के बारे में कहते हैं कि पहला प्रधानमंत्री है ओबीसी समाज का।
लेकिन अमित शाह शायद भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी से बहुत पहले एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, जो ओबीसी समाज से थे। तो झूठ बोलना तो इनकी फितरत है। अगर आए दिन झूठ बोलते हैं तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अभी कल ही अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी 35 साल तक राज करेंगे। इसके पहले 2 साल पहले 2022 में अमित शाह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी 50 साल तक राज करेंगे। तो नेताओं के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं अधिकांशतः गलत होते हैं, और जो आंकड़े पेश किए जाते हैं नेताओं के द्वारा वह भी गलत होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़े दिनों पहले कहा था कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ नौकरियां दी गई हैं। नौकरियां और रोजगार मिला करके 8 करोड़ दिया गया है देशवासियों को, और इसके लिए उन्होंने एसबीआई का हवाला दिया। एसबीआई पर दबाव डाल करके एसबीआई से पहले बयान दिलवाया जाता है और फिर उनके बयान को, एसबीआई के बयान को खुद कोट किया जाता। खुद तो झूठ बोल ही रहे हैं, एसबीआई को भी झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ठसक के साथ कहा था कि इस देश में 25 करोड़ गरीबों को अमीर बनाया गया है, उन्हें गरीबी रेखा के नीचे से बाहर लाया गया है। सवाल उठता है, जब 25 करोड़ को आपने अमीर बना दिया है, गरीबी रेखा से बाहर ला दिया है, बीपीएल कार्ड उनके पास अब नहीं है, तो फिर 80 करोड़ को राशन देने की बात आप कैसे कह सकते हैं? क्या 140 करोड़ सब के सब बेरोजगार हैं, जिसमें से आपने बेरोजगार हैं और गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिसमें से आपने 25 करोड़ को बाहर निकाला है गरीबी रेखा से? और इस आंकड़े को भी प्रधानमंत्री ने पहले नीति आयोग से कहलवाया और उसके बाद फिर खुद नीति आयोग का हवाला देकर के तमाम सभा सम्मेलनों में कहा, और यह भी एक बहुत बड़ा झूठ, और इसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए था। विपक्ष को चाहिए था कि इसे बेनकाब करें और नरेंद्र मोदी का भंडा फोड़ करें कि वह आए दिन कितना झूठ बोलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला पर निर्णय आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का, और उसमें 69,000 भर्तियों को कैंसिल कर दिया है हाई कोर्ट ने, और कहा है इनकी फिर से निष्पक्ष भर्ती की जाए। योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ा संकट आया और उनकी छीछा लेदर हुई। दूसरे दिन उन्होंने भारी भरकम मीटिंग बुलाई शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग की, और फिर से इस पर चर्चा करने, इस पर विचार करने की बात कही, और कहा कि समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि कहां पर कौन सी चूक हुई है। साथ ही यह भी बयान दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर हाई कोर्ट के फैसले को मानने की क्या ज़रूरत है, और फिर से भर्ती करने की ज़रूरत क्या है, क्यों है? हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपको राहत दे दे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भारत सरकार या यूपी सरकार जो भी कुछ भी करती है वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के करती है। ओबीसी, एससी, एसटी को उसका हक अधिकार नहीं देना चाहती है, और शिक्षक भर्ती घोटाले में भी सिर्फ 3.26%
आरक्षण दिया गया है ओबीसी को, और एससी को 16% आरक्षण दिया गया है, जबकि 27% आरक्षण का हक है ओबीसी का और 21 या 22% हक है अनुसूचित जाति यानी दलितों का, एससी का, शेड्यूल कास्ट का। तो एससी के साथ भी धोखाधड़ी हुई, एससी की भी हकमारी की गई और ओबीसी की तो हुई ही है। तो शिक्षक भर्ती घोटाले में एक्सपोज होने के बाद अगर योगी आदित्यनाथ अपने ठसक पर टिके हुए हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जाकर के वह बरी हो जाएंगे, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ी चपत लगाए योगी आदित्यनाथ को और पूरा का पूरा खुलासा कर दे कि किस तरह से ओबीसी का हक अधिकार छीना गया है और सिर्फ ओबीसी ही नहीं बल्कि एससी के साथ भी अन्याय किया गया है। लेकिन खुलासा हो जाएगा तब भी इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। राजनीतिज्ञों के पास शर्म और हया नहीं होती है। आप इन्हें कितना भी बदनाम कर दीजिए, आप कितना भी पोल खोल दीजिए, लेकिन यह इतने बेशर्म होते हैं कि इन्हें शर्म और हया से कोई मतलब नहीं। अपनी इज्जत से को बचाने के लिए इनके पास तमाम इनके तीर में तरकस होते हैं और उन तरकसों का उपयोग करते हैं। और तो और केशव प्रसाद मौर्य ने भी शिक्षक भर्ती घोटाले पर आवाज उठाई है। अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, इन्होंने भी आवाज उठाई है और इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल और भारतीय जनता पार्टी के कई और ओबीसी नेता पीडीए के साथ नजर आते हैं। पीडीए जो अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठबंधन है, यह लड़ाई लड़ करके पिछड़ों का हक और अधिकार, एससी का हक और अधिकार उन्हें दिलाएगा, इसके लिए वादा किया है अखिलेश यादव ने। लेकिन सिर्फ प्रतिशत में ही नहीं घोटाला हुआ है कि 3.26% ही आरक्षण दिया गया, 27% नहीं दिया गया, बल्कि अनारक्षित कोटे में जिन ओबीसी के कैंडिडेट की नियुक्ति होती है, उन ओबीसी के कैंडिडेट को आरक्षित कोटे में बता करके इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है और कहा जाता है कि 27% आरक्षण मिल गया। संविधान में प्रावधान किया गया है, मंडल आयोग ने भी प्रावधान किया है कि जो बच्चे कंपटीशंस में सवर्ण जातियों के बराबर नंबर लाते हैं, उन्हें ओबीसी कोटे में उनकी बहाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि सवर्णों की लिस्ट में उनकी बहाली होनी चाहिए। अनारक्षित कोटे में बहाली होनी चाहिए और उस कोटे में जो बहाली होती है उसको भी सवर्णों पिछड़ों के कोटे से जोड़ दिया जाता है और दिखाया जाता है कि हमने ओबीसी को इतने फीसदी नौकरियां दी हैं, इतनी नौकरियां दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खुद ओबीसी हैं और वह ओबीसी के हितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ओबीसी को जो आरक्षण मंडल आयोग के तहत मिल रहा है वह भी नहीं दे रहे हैं और लोक सेवा आयोग को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से 45 बहालियां करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेटरल एंट्री के तहत, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी किसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हाँ, एक संगठन के लिए आरक्षण है और 100% आरक्षण है आरएसएस के लिए। इस 45 में 45 के 45 आरएसएस के कार्यकर्ता
आरएसएस के प्रचारकों की भर्ती की जाएगी। और ऐसा पहले भी हुआ है। 2018 से लैटरल एंट्री के तहत बहालियां हुई हैं और अब तक 200 से ज़्यादा बहालियां हो चुकी हैं, जिसमें 90% से ज़्यादा आरएसएस के प्रचारक हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आरएसएस के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोजगार देने के लिए लैटरल एंट्री सिस्टम की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कोई जगह नहीं है। और अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए जनता के बीच ले जाने की बात कह करके एक्सपोज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और शाह को। अगर यह मुद्दा जमीनी स्तर तक पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं 4 राज्यों में हार होने वाली है। जिन 4 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, 2 राज्यों की घोषणा हो गई है, 2 की घोषणा होना बाकी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं और झारखंड और महाराष्ट्र में 2-3 महीने बाद चुनाव होंगे। इस तरह से इन राज्यों में ओबीसी और एससी के मतदाता अगर एकजुट हो गए, जिस तरह से संविधान बचाने के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में एकजुट हो गए थे कुछ हद तक, और उस एकजुटता की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार नहीं बन सकी, बल्कि बैसाखियों की सरकार बनी है। और अगर नरेंद्र मोदी लेटरल एंट्री में ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण नहीं देंगे, अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं देंगे, तो यह मुद्दा इसी समय बहुत बड़े स्तर पर चला जाएगा और 4 राज्यों के चुनाव प्रभावित होंगे। भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का जो उपचुनाव होने वाला है उस पर भी असर पड़ेगा। ठीक उसी तरह से असर पड़ेगा जिस तरह से कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान हटाने की बात कह करके संविधान को बचाने के लिए मतदाता एकजुट हो गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी बनते हैं, लेकिन ओबीसी की जनगणना तक नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता है कि ओबीसी को उसका हक अधिकार उसके संख्या अनुपात में मिले। अगर संख्या अनुपात में मिलेगा हक और अधिकार, तो सवर्णों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। 15% नौकरियां सवर्णों को मिलेंगी और 85% नौकरियां ओबीसी, एससी, एसटी को मिलेगी, जो कि मूल निवासी हैं इस देश के। और सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस देश के नहीं हैं, मूल निवासी नहीं हैं, यूरेशिया से चल करके भारत आए हैं। नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो ये घुसपैठिए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, उसी तरह से सवर्ण जातियां भी घुसपैठियां हैं और यूरेशिया से चल करके यहाँ सदियों पहले आई हैं और यहाँ रहते रहते यहाँ के कल्चर से, धर्म से इतना प्रभावित हो गई है कि इनके व्यवहार से लगता ही नहीं है कि ये विदेशी हैं। हम यह बात बड़े दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार देख लीजिए, 2001 में प्रकाशित किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि सवर्ण जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यूरेशिया से आए हैं और इनका यूरेशिया के लोगों से डीएनए आज भी मिलता है 100%। तो इससे साबित हो जाता है कि ये यूरेशिया से ही आए हैं जब इनका डीएनए मिल रहा है तो। और उस डीएनए का टेस्ट विदेश के कई विश्वविद्यालयों में हुआ था, उससे खुलासा हुआ कि ओबीसी, एससी, एसटी ही इस देश के मूल निवासी हैं और जो मूल निवासी हैं
उन्हीं का हक और अधिकार छीना जा रहा है, उनकी जनगणना तक नहीं कराई जा रही है और उन्हें गुलाम, शोषण, नीच, शूद्र तमाम तरह की उपाधियों से विभूषित किया गया है और उनके साथ सदियों से अत्याचार हो रहा है। और उसी अत्याचार को रिपीट करने के लिए, फिर से मनुस्मृति युग में ले जाने के लिए संविधान को बदलने की बात आरएसएस कर रहा है, बीजेपी कर रही है और संविधान को बदल करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। और उसके बाद हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना चाहती है। ज़्यादा दिन नहीं, 2025 में जो रावण दहन का दिन आता है, विजयदशमी, उस दिन तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की चाहत रखे हुए है आरएसएस। लेकिन नरेंद्र मोदी से इसी बात पर लेकर के आरएसएस की लड़ाई है। अगर नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे, संविधान हटाना चाहेंगे, मनुस्मृति लागू करना चाहेंगे, तो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी इन्हें बुरी हार हराएंगे और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसीलिए डर रहे हैं नरेंद्र मोदी आरएसएस से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में जो ओबीसी, एससी, एसटी के साथ अत्याचार हो रहा है, जितना हक अधिकार सुनिश्चित किया है मंडल आयोग, उतना भी नहीं दे रहे हैं, उसका आधा भी नहीं दे रहे हैं। 27% आरक्षण 69,000 शिक्षा भर्ती में होना चाहिए था, लेकिन 3.26% आरक्षण दिया गया। कितना बड़ी नाइंसाफी योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। क्या ओबीसी, एससी, एसटी की आंखें खुलेगी कि फिर से ओबीसी की सरकार बने? फिर से राहुल गांधी, जो कि ओबीसी के हक, अधिकार और जनगणना की बात कर रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाए ओबीसी, एससी, एसटी के लोग। और अगर नहीं बनाएंगे तो जिस तरह नरेंद्र मोदी अत्याचार कर रहे हैं, हक अधिकार मार रहे हैं और ओबीसी को उसका हक अधिकार देने के बजाय जो हक अधिकार मिला हुआ है उसमें कटौती करते जा रहे हैं और नई नई स्कीम ला करके बहाली करना चाहते हैं। लेटरल स्कीम जैसी स्कीम ला करके, जिसमें कि आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर लेटरल एंट्री के तहत ही बहाली करनी है तो संघ लोक सेवा आयोग को भंग कर दिया जाए। क्यों वेतन दिया जा रहा है लाखों करोड़ रुपए तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों और लोकसभा अध्यक्ष और सदस्यों को? आईएएस, पीसीएस और तमाम राजस्व सेवा की या आईएफएस की जो नौकरियां हैं उसको भी लिटरल के तहत भर्ती कीजिए। आरएसएस के लोगों को रखिए, ओबीसी, एससी, एसटी को नाराज कीजिए। ओबीसी, एससी, एसटी की आंखें खुल चुकी हैं, बहुत अत्याचार कर लिए हो, अब नहीं कर पाओगे। आरएसएस के लोगों, कान खोल करके सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी की यह आखिरी बार सरकार बनी है, इसके बाद कभी बनने वाली नहीं है। और या तो नरेंद्र मोदी ओबीसी, एससी, एसटी के साथ न्याय करेंगे, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएंगे, इन्हें हक अधिकार देंगे, इन्हें आरक्षण देकर के सवर्णों की बराबरी तक लाएंगे, तब हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के नेता के रूप में इस देश की जनता स्वीकार कर ले। और अगर नरेंद्र मोदी आरएसएस के इशारे पर चलते रहेंगे, आरएसएस एक आतंकी संगठन माना जाता है दुनिया के देशों में। www.terrorism.com पर आप सर्च कर लीजिए तो आरएसएस का नाम उन 10 आतंकियों की लिस्ट में शामिल है जो दुनिया भर में आतंक मचाती है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है और रोज अपनी शाखाओं में अस्त्र शस्त्र चलाने की, बंदूक और रिवाल्वर लाठी भांजने की ट्रेनिंग देता है।
तो ऐसे आतंकी संगठन के इशारे पर अगर नरेंद्र मोदी राज करना चाहेंगे तो इस देश के ओबीसी एससी एसटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओबीसी एससी एसटी को उनका हक और अधिकार देना ही पड़ेगा और हक अधिकार देने के पहले उनकी जनगणना करानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।